हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका इनक्यू स्टडी यूट्यूब चैनल पर। हम लेकर के आए हैं बिहार डीएलएड प्रवेश परीक्षा 2025 का, जिसमें सामाजिक अध्ययन से यानी जो सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस से 20 प्रश्न आएंगे। 20 विज्ञान के होंगे, तो हम सोशल साइंस के 20 प्रश्नों में से 20 गेन करने के लिए आपके पास लेकर के आए हैं यह प्रैक्टिस सेट। आइए बिना देर के हुए हम लोग एक एक महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं, उसके उत्तर के पर कि गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था। तो गांधी जी का जो चंपारण सत्याग्रह है, ये गांधी जी के जीवन का भारत में पहला सत्याग्रह है। गांधी जी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे। उसके बाद 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ था, जो गांधी जी का पहला सफल सत्याग्रह था। यह तीन कठिया प्रथा के विरुद्ध था, यानी इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीन कठिया प्रथा क्या था? तो तीन कठिया प्रथा वही था कि यहाँ चंपारण के किसानों को प्रत्येक 20 कट्ठा में से 3 कट्ठा में नील की खेती करना अनिवार्य था, यानी हर एक बीघा 20 कट्ठे का 1 बीघा होता है, और उस 1 बीघा में से 3 कट्ठा में नील की खेती का करना अनिवार्य था। और नील की खेती करने के कारण किसान के खेत खराब हो रहे थे और नहीं करने वाले किसानों के खेत छीन लिए जाते थे। तो इसी 3 कठिया प्रथा के विरुद्ध जो है राजकुमार शुक्ल महोदय ने जब गांधी जी को आमंत्रित किया और गांधी जी चंपारण आए 1917 में, तो उसके विरुद्ध जो है गांधी जी का पहला सत्याग्रह शुरू हुआ। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया था। तो बंगाल के नवाब जो है मीर कासिम के द्वारा जो है ये यहाँ मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया गया था। बिहार में, अभी आधुनिक बिहार में स्थित मुंगेर है, पहले यह बंगाल का हिस्सा हुआ करता था। इसी कारण जो है मुर्शिदाबाद से राजधानी को स्थानांतरित करके मीर कासिम ने कहाँ बनाया था? तो इसको जो है मुंगेर में अपनी राजधानी स्थापित किया था। मुंगेर जो है वो बंदूक फैक्ट्री के लिए भी मुख्य रूप से जाना जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि गोल घर का निर्माण किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ है। तो गोल घर का निर्माण कार्य जो है ये पटना में स्थित गोल घर है। इसका निर्माण कार्य लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय हुआ, अर्थात इसका ऑप्शन नंबर सी सबसे सही उत्तर के रूप में आंसर जाना जाएगा। दोस्तों, एक एक महत्वपूर्ण प्रश्नों को इसमें हम लोग अभी कवर करेंगे। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि कोई भी अपडेट्स आए तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और अगर प्रश्नों का उत्तर आप हमसे पहले कर पा रहे हैं तो आप इसे भी कमेंट करके बता सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि और वीडियो पसंद आए तो दोस्तों के बीच भी शेयर कीजिएगा। सवाल है कि इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था। इल्तुतमिश के द्वारा बिहार में अपना प्रथम जो सूबेदार था, पहला सूबेदार था, वो कौन था? तो वह मलिक जानी, ऑप्शन नंबर सी इसका सबसे सही उत्तर के रूप में आंसर जाना जाएगा। अगला सवाल है कि विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था। तो वैशाली जो था वो वज्जी संघ की राजधानी थी। जो 16 महाजनपद का चर्चा हमें अंगुत्तर निकाय से मिलता है, उसमें से जो 3 महाजनपद थे वो बिहार में स्थित थे, और उन 16 महाजनपद में जो सबसे शक्तिशाली महाजनपद था वो मगध साम्राज्य, जो कि बिहार में ही स्थित था। दूसरा था वज्जी संघ, जो बिहार में स्थित महाजनपद था। वह 8 ये का संघ था, 8 छोटे छोटे राज्यों का संघ था वज्जी संघ, जिसकी राजधानी वैशाली हुआ करती थी। और एक अंग महाजनपद था जिसकी राजधानी चंपा थी। तो इस प्रकार जो है ये जो पहला गणतंत्र स्थापित किया गया वैशाली में, यह वज्जी संघ के जो एक ये था लिच्छवी, उसके द्वारा स्थापित किया गया था। यानी ऑप्शन नंबर बी जो है सबसे सही उत्तर हो जाएगा कि लिच्छवी गणराज्य के द्वारा जो है विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में स्थापित किया गया था। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल है कि बिंबिसार ने निम्नांकित किस राज्य से वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं किया। मगध साम्राज्य के जो संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं, जो हर्यक वंश के संस्थापक, क्योंकि मगध साम्राज्य में पहला वंश जो मगध साम्राज्य पे शासन किया है वह हर्यक वंश रहा है, और हर्यक वंश के जो संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं वो बिंबिसार जाने जाते हैं। और इनका जो वैवाहिक संबंध के जरिए जो है इन्होंने अपने राज्य का विस्तार किया है। तो इसमें जिस राज्य की राजकुमारी से इन्होंने वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं किए वो विदेह है। बाकी कौशल है, मद्र है और वज्जी संघ है। इन सभी राज्यों के जो है राजकुमारी से इन्होंने अपने 3 ये शादी किए थे, तो वैवाहिक संबंध स्थापित किए हैं। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल है कि राजकुमारी चेलना कौन थी। तो ये जो है
बिंबिसार की पत्नी हैं और इनका जो संबंध है राजकुमारी चेलना का, यह वज्जी संघ यानी वज्जी लिच्छवी की जो है, वज्जी संघ के अंतर्गत जो लिच्छवी गणराज्य है उसकी राजकुमारी है। वज्जी संघ हम पीछे ही प्रश्नों में कहे हैं कि यह 8 गणराज्यों का संघ था, वज्जी संघ। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल है कि अजातशत्रु ने अवंती के हमले से बचने के लिए किलाबंदी की थी, वह किला कहाँ बनवाया था? तो अजातशत्रु जो है यह मगध साम्राज्य के अंतर्गत बिंबिसार के बाद हर्यक वंश का दूसरा शासक था। तो इसने उस वक्त जो है हर्यक वंश की जो राजधानी थी, यानी मगध साम्राज्य की राजधानी, शुरुआती राजधानी जो थी वो राजगीर में थी। तो राजगीर में अपनी राजधानी को बचाने के लिए जो है ये अवंती के हमले से अजातशत्रु ने किलाबंदी की थी, यानी राजगिरी हो जाएगा। राजगीर का पुराना नाम राजगिरी या गिरिब्रिज है। ऑप्शन नंबर बी इस 8वां नंबर प्रश्न के लिए सबसे सही उत्तर के रूप में आंसर जाना जाएगा। अगला सवाल है कि मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? तो मगध साम्राज्य की जो प्रारंभिक राजधानी थी वो हम पीछे प्रश्न में भी कहते आ रहे हैं कि वह मगध साम्राज्य की जो शुरुआती राजधानी थी वह थी गिरिब्रिज, यानी ऑप्शन नंबर सी। ये आधुनिक राजगीर का पुराना नाम है गिरिब्रिज। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद मगध साम्राज्य के ही शासक उदयन ने जो है राजधानी को पाटलिपुत्र ले गए। फिर पाटलिपुत्र के बाद जो है मगध साम्राज्य की राजधानी जो है ये आई कहाँ? शिशुनाग वंश के शासनकाल में यह वैशाली आई। फिर उसके बाद जो है अशोक के शासन, ये बाद में पाटलिपुत्रा अशोक के शासनकाल में स्थापित हुआ। यानी इस प्रकार जो है मगध साम्राज्य की राजधानी 3 जगह रही, एक गिरिब्रिज, वैशाली और फिर पाटलिपुत्रा। ये अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल है कि पाटलिपुत्रा को इनमें से किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी? तो वैसे तो राजधानी पाटलिपुत्रा को हर्यक वंश के शासक उदयन ने बनाया था, लेकिन उसके बाद फिर जो है ये शिशुनाग वंश के काल में राजधानी पाटलिपुत्रा से वैशाली आ गई। फिर वैशाली से जो मौर्य वंश, चूँकि यहाँ पर जो शासक दिख रहे हैं ये मौर्य वंश के शासक इसमें है चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक। तो मौर्य वंश के शासनकाल में राजधानी वैशाली से पुनः कहाँ गया? यह गया था पुनः पाटलिपुत्र। ऑप्शन नंबर ए या सॉरी ऑप्शन नंबर सी चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में पाटलिपुत्र गया। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है। निम्नलिखित में से कौन सी 2 नदियां अमरकंटक से उद्गमित होती है? यानी इनमें से कौन सी 2 नदी जो है यह अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है? तो 2 अलग अलग नदी है, एक नर्मदा और एक सोन। सोन जो है यह उत्तर की ओर बहते हुई आकर के पटना के पास गंगा में मिल जाती है, और नर्मदा नदी जो है यह दक्षिण की ओर प्रवाहित हो जाती है। तो ये भी एक प्रश्न बनता है कि अमरकंटक की पहाड़ी से निकलने वाली 2 नदियाँ कौन सी है जो अलग अलग दिशाओं में बहती है? तो नर्मदा और सोन ही नदी है। जो अमरकंटक के पहाड़ी से निकलती है नर्मदा दक्षिण की ओर प्रवाहित हो जाती है, और सोन नदी उत्तर की ओर बहते हुए आकर के पटना के पास गंगा में मिल जाती है। सवाल है कि मखदूम कुंड कहाँ पर स्थित है? मखदूम कुंड जो है यह गर्म जल का एक कुंड है जो कि राजगीर में स्थित है। जो आधुनिक राजगीर, पुराना नाम उसका राजगिरी था। ऑप्शन नंबर बी इसका सबसे सही जवाब के रूप में उत्तर जाना जाएगा। सवाल है कि विष्णुपद मंदिर कहाँ स्थित है? 13वां नंबर प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा कि विष्णुपद मंदिर जो है यह किस जगह पर स्थित है? तो इसका जो सबसे सही उत्तर के रूप में आंसर जाना जाएगा कि यह ऑप्शन नंबर बी यानी कि गया जिले में स्थित है विष्णुपद मंदिर। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध सभा का आयोजन हुआ था? तो प्रथम बौद्ध सभा का आयोजन जो है यह कालाशोक के समय में कहाँ हुआ था? यह प्रथम बौद्ध संगीति राजगीर में हुआ है, दूसरी बौद्ध संगीति जो है यह वैशाली में, तीसरी बौद्ध संगीति जो है यह पटना में यानी पाटलिपुत्र में, और चौथी बौद्ध संगीति जो है यह कनिष्क के शासनकाल में कुंडलवन कश्मीर में हुआ है। 4 प्रमुख बौद्ध संगीतियाँ हैं जिसमें से प्रथम राजगीर, दूसरा वैशाली, तीसरा पाटलिपुत्र, चौथा कुंडलवन कश्मीर। याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। सवाल है कि सबसे कम महिला साक्षरता वाला जिला बिहार का कौन सा है? यह जो महिला साक्षरता पूछा जा रहा है यह 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार का सबसे कम महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो इसका जो सबसे सही उत्तर के रूप में आंसर जाना जाएगा 15वां नंबर प्रश्न का, वह है ऑप्शन नंबर डी
कि बिहार का सहरसा जिला जो है यह सबसे कम महिला साक्षरता यानी सबसे कम महिला यहाँ की पढ़ी लिखी है। ऑप्शन नंबर डी इसका सबसे सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है कि किस आधुनिक शहर का पुराना नाम उदंतपुरी था। ये आधुनिक यानी वर्तमान में यह कौन सा शहर है जिसका पुराना नाम उदंतपुरी था। तो ऑप्शन नंबर सी बिहार शरीफ। ये अभी आधुनिक नाम बिहार शरीफ है, इसका पुराना नाम उदंतपुरी था। और इसी बिहार शरीफ में जो है प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय स्थापित था। यही बिहार शरीफ के आधुनिक बिहार शरीफ में ही जो है राजगीर स्थित है। तो याद रखेंगे। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग। सवाल है कि विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक कौन हैं। तो विक्रमशिला जो शिक्षा का केंद्र है जो आधुनिक भागलपुर में स्थित था उस समय, यह इसके संस्थापक धर्मपाल है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। और जो आधुनिक ये शिक्षा का केंद्र था नालंदा विश्वविद्यालय जो शिक्षा का केंद्र था, इसके संस्थापक थे कौन, कुमारगुप्त प्रथम। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं कि महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया है। तो महात्मा बुद्ध को जब ज्ञान की प्राप्ति हुई उसके बाद जब उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया उसे धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। तो धर्म चक्र परिवर्तन यानी उनके उपदेश को जो है धर्म चक्र परिवर्तन कहते हैं। उनके गृह त्याग की जो घटना है यानी घर से जो निकले हैं उसको महाविनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। उन्होंने प्राण जो त्याग किए, प्राण त्याग की जो उनकी घटना है उसको महापरिनिर्वाण के नाम से जानते हैं। तो ये सारे नाम भी आपको कंफ्यूज करेंगे प्रश्न में, याद रखिएगा। तो ये धर्म चक्र परिवर्तन क्या है, महात्मा बुद्ध के द्वारा दिया गया प्रथम उपदेश। तो प्रथम उपदेश उन्होंने कहाँ दिया था, सारनाथ में, अर्थात ऑप्शन नंबर इसका डी सबसे सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है कि द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किस शासक के शासनकाल में हुआ था। तो द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन जो है वैशाली में कलाशोक के समय हुआ। ऑप्शन नंबर डी इसका सबसे सही जवाब है। अगला सवाल है कि पाटलिपुत्र में आयोजित तृतीय बौद्ध संगीति के बौद्ध परिषद का रक्षक कौन था। तो तृतीय बौद्ध संगीति जो ये पाटलिपुत्र में आयोजित हुआ उस समय जो शासक थे वह थे सम्राट अशोक, अर्थात इसका ऑप्शन नंबर बी सबसे सही जवाब के रूप में उत्तर जाना जाएगा। अगला सवाल है कि बिहार में कहां पर एकमात्र तेल शोधक कारखाना स्थित है। तो बिहार के बरौनी में यानी बेगूसराय जिला के बरौनी में जो है मात्र तेल शोधक कारखाना स्थित है। ऑप्शन नंबर इसका सी सबसे सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों जो भी बिहार से संबंधित प्रश्न है इसको अभी हम लोग कवर किए हैं। आगे जो है हम लोग इसी प्रकार के जो जीएस के क्वेश्चन हैं जो आने वाले सक्षमता या अन्य जो भी परीक्षाएं हैं उसमें पूछे जाने के चांस है उसको हम लोग देखेंगे। जो बार बार पूछे जाने वाले प्रश्नों को इसमें कवर किया गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। सवाल है कि दिल्ली में स्थित शांतिवन में किसकी समाधि स्थल है, यानी कि इनमें से किस नेता की समाधि स्थल जो है यह दिल्ली में स्थित शांतिवन में है। तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जो है समाधि स्थल यह शांतिवन में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सबसे सही जवाब के रूप में उत्तर जाना जाएगा। अगला सवाल है कि अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है। तो अजंता की जो गुफा है यह अजंता की गुफा भारत के महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। यानी इस 23वां नंबर प्रश्न का जो सबसे सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के रूप में उत्तर जाना जाएगा कि अजंता की गुफा जो है यह महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है कि पतंजलि का संबंध किससे है। पतंजलि का जो संबंध है यह मुख्य रूप से मतलब वैश्विक या न्याय या सांख्य दर्शन से नहीं बल्कि जो है पतंजलि का संबंध जो है वह योग दर्शन से है। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर डी के रूप में सबसे सही जवाब जाना जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि ब्राह्मण समाज के संस्थापक कौन हैं। तो ये इन्हें जो है आधुनिक भारत के जन्मदाता के रूप में जाना जाता है। ब्रह्म समाज के जो संस्थापक है वो राजा राम मोहन राय हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सबसे सही जवाब होगा। इन्हीं के प्रयास से जो है सती प्रथा के विरुद्ध कानून बना था और इन्हें जो है ये क्या बोलते हैं कि इन्होंने जो है ब्रह्म समाज की स्थापना किया है। और राम मोहन राय इनका नाम था। राजा की उपाधि जो है इनको अकबर द्वितीय के द्वारा दिया गया था। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि। अगला सवाल है कि अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस यानी इंटरनेशनल लेबर डे हर साल किस तिथि को मनाया जाता है। तो प्रत्येक वर्ष जो है मजदूर दिवस के रूप में जो मनाया जाता है
वो 1 मई का दिन है, अर्थात इसका ऑप्शन नंबर डी जो है 26वां नंबर प्रश्न के लिए सबसे सही उत्तर हो जाएगा कि प्रत्येक वर्ष 1 मई के दिन जो है अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है। अगला सवाल है कि किसने कहा था कि दिल्ली अभी दूर है? तो यह जो है फारसी भाषा में ये तुगलक को कहा गया था कि हुनूज दिल्ली दुरस्त। जब तो इसमें जो है दिल्ली से ये निजामुद्दीन औलिया का कथन था कि हुनूज दिल्ली दुरस्त। ये जो दिल्ली सल्तनत के शासक थे वो कलकत्ता अभियान पर थे और उन्होंने जो है जब यहाँ वहीं से इसको लिखे, हज़रत निजामुद्दीन औलिया के विरुद्ध लिखे, तो इन्होंने उन्हें कहा कि हुनूज दिल्ली दुरस्त, यानी हुजूर अभी दिल्ली दूर है और रास्ते में आने के क्रम में जो है उनकी मृत्यु हो जाती है। तो इस प्रकार इनका कथन यह सत्य हो जाता है। अगला प्रश्न है कि बंगाल में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे, यानी किनके प्रयास से बंगाल में भक्ति आंदोलन जो है शुरू हुआ था? तो इसका जो सही जवाब होगा 28वां नंबर प्रश्न के लिए वो है रामानुज, ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन चैतन्य के प्रयास से हुआ है, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सबसे सही जवाब के रूप में उत्तर जाना जाएगा। अगला सवाल है कि संविधान के प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना किसने रखा था? तो संविधान को लेकर के कुछ महत्वपूर्ण तिथियां हैं और कुछ जानकारी है जिसे आप याद रखिए और बार बार ये परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। हम एक बार फिर रिक्वेस्ट करते हैं कि यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और दोस्तों के बीच शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए भी, और अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर ही लीजिए चैनल को। सवाल है कि प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना, तो इससे पहले की जो जानकारी है उसे भी आप याद रखिए कि भारत का जो संविधान निर्माण की प्रक्रिया के लिए जो पहली बैठक हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 में हुआ। कब हुआ? 9 दिसंबर 1946 को, और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को जो है अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। उसके 2 दिन के पश्चात 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक हुई और उसमें जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारतीय संविधान का अस्थायी अध्यक्ष के रूप में उन्हें चुना गया था। और ठीक इसके 2 दिन के बाद यानी 13 दिसंबर 1946 को ही पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान के प्रारूप समिति के समक्ष जो है प्रस्तावना प्रस्तुत किया था। तो यह तिथि थी 13 दिसंबर 1946 की और प्रस्तुत करता थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिन्होंने प्रस्तावना को प्रस्तुत किया था। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल है कि इनमें से कौन संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे? तो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार के रूप में जो जाने जाते हैं, इसका जो सही उत्तर होगा 30वां नंबर प्रश्न का वह है BN राव जाने जाते हैं, ऑप्शन नंबर ए इसका सबसे सही जवाब के रूप में उत्तर जाना जाएगा। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा के राज्य मामलों की समिति की अध्यक्षता किए हैं? तो राज्य मामलों में जो संविधान सभा के समिति की अध्यक्षता करने का जो श्रेय है इस 31वां नंबर प्रश्न का वो ऑप्शन नंबर डी है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है राज्य मामलों की अध्यक्षता की गई थी। नेक्स्ट है कि अर्जुन पुरस्कार किस से संबंधित, किस क्षेत्र में उत्कृष्टता से संबंधित यह पुरस्कार दिया जाता है? तो अर्जुन पुरस्कार जो है ये खेल कूद से संबंधित पुरस्कार है, इसलिए खेल कूद में जो उत्कृष्ट प्रदर्शन रहता है जिनका, उन्हें अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सबसे सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है कि माइकल फेल्प्स किस खेल से संबंधित है? माइकल फेल्प्स जो है ये गोल्ड मेडलिस्ट है। इनके हाथ में प्रॉब्लम था लेकिन फिर भी इन्होंने 8 बार गोल्ड जीता है। तो ये जो है तैराकी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर इसका डी सबसे सही जवाब हो जाएगा कि माइकल फेल्प्स जो है ये तैराकी से संबंधित खिलाड़ी है, 8 बार गोल्ड मेडल जीता है, हालांकि हाथ में इनके प्रॉब्लम था। हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? तो हॉकी का जादूगर जो है ये कहा जाता है ऑप्शन नंबर सी मेजर ध्यानचंद को, और इन्हीं के जन्म दिवस के अवसर पर भारत में 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाते हैं। और भारत सरकार ने जो है ये फैसला लिया है कि जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था उसका नाम बदलकर अब जो है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किया गया है, जो हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के ये पर सम्मान में किया गया है। अगला सवाल है कि गाय के दूध के पीलेपन का मुख्य कारण क्या है? यानी गाय का दूध जो है वो पीला क्यों दिखता है? तो इसका जो मुख्य कारण ये है कि गाय के दूध में मुख्य रूप से विटामिन ए पाया जाता है, और विटामिन ए का जो ये है वो हल्का पीला कलर का दिखता है, और इसका जो नाम है विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है
वह कैरोटीन है। यानी कैरोटीन के वजह से, यानी विटामिन ए की वजह से गाय का दूध जो है पीला दिखता है। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम कैरोटीन है। अगर आपको एग्जाम में ऑप्शंस में विटामिन ए आए, कैरोटीन ना रहे, तो आप वहाँ कंफ्यूज ना होकर के सीधा विटामिन ए को टिक कीजिएगा, आपका आंसर सही होगा। विटामिन ए का ही रासायनिक नाम कैरोटीन है, जिसके कारण गाय का दूध पीला दिखता है। अगला सवाल है कि लैक्टोज के किस्में परिवर्तन के कारण दूध खट्टा हो जाता है। तो लैक्टोज से जब वो लैक्टिक एसिड बनता है लैक्टोज, तो उसके कारण जो है दूध खट्टा हो जाता है। और यही कारण है कि दूध में जो है पाए जाने वाला एसिड कौन है? लैक्टिक एसिड है, जो लैक्टोज लैक्टिक एसिड में बदलता है। ऑप्शन नंबर इसका डी सबसे सही जवाब के रूप में उत्तर जाना जाएगा। सवाल है कि जल में घुलनशील विटामिन कौन सी है? यानी कौन कौन सी विटामिन जो है वो जल में घुल सकती है, बाकी विटामिन जो है वो जल में नहीं घुल सकते हैं। तो इसका सही जवाब है कि विटामिन बी और एवं सी। विटामिन बी और सी जो है ये जल में घुलनशील विटामिन है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि अधिकांश फल किस गुण के होते हैं? तो जितने भी फल है उसमें से अधिकांश फलों में जो है वह खट्टे होते हैं, या फिर वो मतलब शुरुआती दौर में कच्चे में जो है खट्टे होते हैं, पकने के बाद उसमें मिठास आता है। तो ये अधिकांश फल में अम्लीयता का गुण होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सबसे सही जवाब होगा। अगला है प्रश्न कि इंडिया विंस फ्रीडम। इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन से हैं? इंडिया विंस फ्रीडम जो है एक महत्वपूर्ण पुस्तक है, और इसके लेखक जो है यह भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री हैं। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। इन्हीं के जन्म दिवस के अवसर पर प्रत्येक वर्ष 2012 से प्रत्येक वर्ष जो है भारत में 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस यानी नेशनल एजुकेशन डे के रूप में मनाया जाता है। नेशनल एजुकेशन डे राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में प्रत्येक वर्ष 11 नवंबर की तिथि को हम लोग मनाते हैं। इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं स्वतंत्रता में जो है। यह उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष थे। इन्होंने अल हिलाल नामक पत्रिका निकाला, जिससे जो है नौजवानों के अंदर जो है इन्होंने देशभक्ति की भावनाएं भरी। अल हिलाल के बाद जब अंग्रेजों ने अल हिलाल को बैन किया, तो इन्होंने अलबलाग नाम से पत्रिका निकाला, और इस प्रकार इन्होंने जो है अंग्रेजों के विरुद्ध बहुत सारी लड़ाइयाँ में ये आगे रहे हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल है कि लाला लाजपत राय किस पुस्तक के लेखक हैं? तो लाला लाजपत राय जो लेखक हैं वह अनहैप्पी इंडिया यानी दुखी भारत, ऑप्शन नंबर डी इसका सबसे सही जवाब होगा। दोस्तों 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों को अभी हम लोग इसमें कवर किए हैं, जो कि आने वाले परीक्षा की दृष्टि से बहुत लाभकारी साबित होगा। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को दबा लीजिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो दोस्तों के बीच भी शेयर कीजिए, कमेंट्स करके बताइए। मिलते हैं हम अगले सेट के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।